अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हमने शामी साहब से किन मौज़ूआत पर उनका नुक्ता नज़र मालूम करना है कि मियाँ शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और बलोचिस्तान में जो उनकी पार्टी एडवांसमेंट कर रही है और जिस तरह वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं उन पर बात होगी। और फिर हम मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के दरमियान जो इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई उस पर भी बात करेंगे। और ये भी इम्कान हम देखेंगे कि क्या MMA की बहाली के इम्कान पैदा हो रहे हैं और साथ में कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान भी एक बड़ी एडजस्टमेंट हो चुकी है। और फिर ये कि पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद में जो 40% इजाफा किया है नए बजट में, नए अमरीकी बजट में, उसके मुहर्रकात पर भी बात होगी और उसके इस्तेमाल पर भी शामी साहब का नुक्ता नज़र मालूम करेंगे। शामी साहब, वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब अभी थोड़ी देर में वो तो हमें ज्वाइन करेंगे, तो वो जो बात हम मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का इत्तेहाद, उससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। अच्छा, आज लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ एक इलेक्शन के ऊपर और इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो उनका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसने एक मज़ाकरे का एहतमाम कर रखा था। अच्छा, तो उसमें मुझे भी दावत दी गई थी। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब भी वहाँ थी, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब भी थे और वहाँ ये सारी बहस करते रहे। तो उन्होंने, बच्चियों ने एक हमें चिट भी दी कि भाई आप देखिए अब मैं किसको वोट दूंगा। अच्छा, तो उस पर मुख्तलिफ जमातों के नाम लिखे हुए थे। ठीक है कि जी आप किसको वोट देना चाहते हैं उस पर निशान लगा दें। अच्छा, हमने तो कहा हम ये 11 मई को बताएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सारी जो चिटें थी या बैलेट पेपर जो थे जी जी, वो तकसीम कर दिए बच्चियों में। अच्छा, वहाँ पे जितनी ऑडियंस थी, ऑडियंस थी। अच्छा, तो बाद में उन्होंने बताया, मैंने कहा भाई नताइज का भी ऐलान करें फिर आप। हाँ, तो 493 बच्चियां थी वहाँ हॉल में। अच्छा, उसमें टीचर्स भी होंगी कुछ, ठीक है, पर जो भी, यानी 493 वोट पड़े खवातीन के वोट, खवातीन के, ठीक है, यानी खवातीन आप कह लें, आप स्टूडेंट्स कह लें, नौजवान लड़कियां, ठीक है, और उनमें कुछ बुजुर्ग भी जो उनकी ठीक है, साथी हैं जो जी, उनके। तो वो जो मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो गिनती की, ऐलान किया उसका, हाँ, उसमें पीपल्स पार्टी को मिले 5 वोट, 493 में से 5 493 वोट, अच्छा, और जमात इस्लामी जो है पता नहीं, मेरा ख्याल उसका 1 वोट था या 3 वोट थे, इस पर अच्छा, कन्फ्यूजन है। ठीक है, मुस्लिम लीग क्यू जो है उसका 1 वोट था, अच्छा, और इसमें पीटीआई के थे 211 वोट, हाँ जी, अच्छा, और पीएमएलएन के थे हाँ, 271 271, हाँ जी। शामी साहब ये तो बड़ी स्ट्रेंज से रिजल्ट्स है। हाँ, ये 211 हाँ, लड़कियों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट देंगे और 271 ने कहा कि हम जनाब पीएमएलएन को वोट शामी साहब गिनती कैसे हुई? इलेक्शन कमीशन उन्होंने को बना? बच्चियों ने गिनती की वहाँ। अच्छा, अब मैंने तो गिनती नहीं देखी कैसे हुई, ठीक है, कोई थोड़ी बहुत इधर उधर मामला हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन बहरहाल ये वहाँ ऐलान हुआ नताइज का। तो हॉल की तादाद जो थी वो कैसे? 493, वो टोटल पर्चियां जो थी उनसे अच्छा, गिनी गई, अच्छा, ठीक है, ठीक है ना जी। तो बड़े दिलचस्प सवाल हुए। हाँ, एक टीचर ने एक सवाल उठाया, अच्छा, उन्होंने कहा हम जो ये ड्यूटी पे होती है, इलेक्शन स्टाफ जो होता है, जी जी, यानी इलेक्शन के दिन जिनकी ड्यूटीज होती है उसमें टीचर्स होती है जी बिल्कुल, वो उनको वोट डालने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि वोट डालने का मौका आपको दिया गया है, मौका मिलता है, आप पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा उसमें बड़ी पेचीदगियां हैं। तो मैंने कहा अब मैं ये अर्ज करूंगा इलेक्शन कमीशन से, और जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं बड़े मुस्तैद, इश्तियाक साहब बड़े माशाल्लाह, यानी उन्होंने बड़ा अच्छा काम संभाला है, और उनसे ये अपील है कि भाई कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि जो इलेक्शन स्टाफ है, जिन लोगों की ड्यूटीज इलेक्शन के मामलात में होती है, जो प्रिजाइडिंग अफसर है, पोलिंग अफसर है, वहाँ ड्यूटी दे रही हैं, ख्वातीन हो या मर्द हो, उनको एक नज्म के तहत पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। उसमें जो पेचीदगियां हायल है उनको कम कर दिया जाए। शामी साहब, साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप बलूचिस्तान तशरीफ ले गए थे, तो वहाँ क्या आपने हासिल किया, क्या मकसद था वहाँ जाने का? जी बहुत शुक्रिया शामी साहब। मैं कल बलूचिस्तान गया था। मेरा बुनियादी मकसद तो ये था, वहाँ पर हमारी जो पार्टी है, वहाँ पर उनके जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट्स उनके हवाले करना थे और फैसले करने थे,
और इसके साथ साथ जो बहुत अहम एजेंडे का जो हिस्सा था वो बलोच रहनुमाओं से मुलाकात मैंने करना थी। उसमें जनाब अख्तर मेंगल साहब थे, उसमें हासिल बंजो साहब थे, उसमें डॉक्टर मालिक थे, उसमें महमूद खान अचकजई साहब थे, उसमें अकबर बुख्ती साहब के साहबजादे तलाल बुख्ती साहब थे। इन तमाम वहाँ पर रहनुमाओं से मेरी मुलाकात हुई और पाकिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसके बारे में बात हुई। तो यकीनन वहाँ पर उन्होंने बहुत शिकायत की, बहुत उन्होंने गिले किए, मिसाल के तौर पर जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके हवाले से, और वहाँ पर जो कत्ल गारत का जो एक बाजार गर्म है उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि हमें इन तमाम रहनुमाओं के साथ खुले दिल के साथ बात करनी चाहिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए हमें वहाँ पर एक फ्रैंक डायलॉग करना चाहिए। जो उनके जायज़ जो शिकायत हैं, उनके गिले हैं, उनको दूर करना चाहिए। यही तकाजा है फेडरेशन का और यही तकाजा है पाकिस्तान के आला मफादात का। इसमें कोई हमें मियां साहब, पंजाबी आबादकार जो हैं उनको भी वहां निशाना बनाया गया है, दूसरी कौमियतें को लोगों को भी निशाना बनाया गया है, क्या उनका मामला भी जेर बहस है? हजारा के लोग जो हैं उनको खत्म किया जा रहा है। यकीनन ये सारी बातें हुई हैं। पंजाबी आबादकारों की जो कत्ल गारत हुई है उसकी, हजारा के बारे में बात हुई है। सारे देखिए ना, ये सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। आप किसी भी एक मसले को यानी इन आइसोलेशन, अलहदगी में नहीं उसको आप देख सकते जब तक कि आपके सामने एक बिगर पिक्चर और पूरी जो सूरत हाल आपके सामने ना हो। देखिए कि खारजी जो अवामिल हैं और अंदरूनी जो अवामिल हैं उनके क्या असरात वहाँ पर मुरतब हो रहे हैं। फिर जो हमारे वहाँ पर हमसाए हैं बलूचिस्तान के साथ, जो इधर एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, इधर पंजाब के साथ इंडिया है, ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी होंगी। और पाकिस्तान की जो अपनी जो माशी सूरत हाल है और जो हमने इन 5 सालों में जो सूरत हाल को बिगाड़ा है माशी लिहाज से, तरक्याती कामों के लिहाज से, ये सारी चीज़ें, करप्शन, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन करप्शन इन 5 सालों में नहीं हुई। तो हमें शामी साहब इन तमाम मसाइल को सामने रखकर हमें ठंडे दिल के साथ बड़ी गहराई में जाकर, कितनी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून वहां इलेक्शन लड़ रही है, सूबाई और कौमी नशिस्तों? हम वहाँ पर जी, वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम जो उनकी जो सूबाई सीटें हैं बलूचिस्तान असेंबली की, उसमें हमारे कैंडिडेट जो हैं वो आज तक कोई तकरीबन 35 जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे सूबाई सीट्स पर। और कौमी सीट्स पर जो हैं वो 13 सीट्स हैं। उसमें इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है हम इंशाअल्लाह उसमें तकरीबन 8-9 के ऊपर हम इंशाअल्लाह कंटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आप पर उम्मीद है कि बीएनपी से मामला जो है वो तय पा जाएगा? जी देखिए, मुझे बड़ी खुशगवार वहाँ पर हैरानगी हुई कि बलूचिस्तान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हवाले से, इदारों की को मजबूत करने के हवाले से और बलूचिस्तान के अवाम के साथ और बलोच जो डिमांड्स हैं उनके हवाले से मियां नवाज शरीफ का जो बड़ा एक मजबूत स्टैंड है, उस हवाले से बलूचिस्तान में उसकी बेपनाह पजीराई है। आप देखिए कि अकबर बुख्ती साहब का जो कत्ल हुआ उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ का बड़ा वाज़ेह स्टैंड है, इसकी बलूचिस्तान बड़ी पजीराई है। फिर आप देखते हैं कि हमेशा माजी में पंजाब के हवाले से शामी साहब हमेशा गिले होते थे बाकी सूबों को। इस मरतबा वहां पर नेशनल फाइनेंस कमीशन जो 2010 का है, उसमें पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए सालाना उसकी कुर्बानी दी और बलोच अवाम को हमने वो फंड्स उनको दिए और इस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो अचीव हुआ। उसमें कोई शक नहीं कि चारों सूबों की और वफाक की उसमें पूरी हम आहंगी थी। लेकिन अगर हम ये 11 अरब रुपए की हम ये कुर्बानी ना देते, ये हिस्सा ना डालते, तो 2010 में ये मुमकिन नहीं था कि ये नेशनल एनएफसी अवार्ड जो है वो अचीव होता। तो इन तमाम हवालों से आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में पंजाब के
आवाम के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के लिए वहाँ पर बहुत वहाँ पर उनका लिए एहतराम है और बड़ी उसकी वजीराई है। अब अगर पंजाब वापस आ जाए हम, तो आप जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है क्या? नहीं, मैं कतई नजर इस बात के कि निगरान हुकूमतों की क्या कारकर्दगी है। मैं ये कहूँगा कि ये जो बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे, मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने आज से 8-10 दिन पहले ये फैसला सुनाया था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो उनको यानी नासिर खोसा साहब को सिंध लगा दिया जाए और सिंध के चीफ सेक्रेटरी को वहां से हटा दिया जाए। नासिर खोसा साहब को तो अपना सिंध में चीफ सेक्रेटरी ना लगाया जा सका, उसकी वजूहत प्राइम मिनिस्टर जानते होंगे, केयर टेकर या इलेक्शन कमीशन जानता होगा। वो वफाक चले गए, सिंध के चीफ मिनिस्टर को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये एक अगर देखिए आज फिर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया जी, ऑर्डर दिया कि तब्दील किया जाए चीफ सेक्रेटरी को। नहीं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि देखिए ऑर्डर्स तो मैंने पहले भी ऑर्डर्स थे और आज का भी ऑर्डर आया है। देखिए अगर इस तरह ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाएगा और पार्शियल फैसले किए जाएंगे कि सुबह पंजाब से तो चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, हमें उसके कतन कोई इतराज नहीं, लेकिन फैसला यह था, असूल यह था, करीना यह था कि चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए जाते ताकि सबको पता चलता कि एक जैसा सबके साथ इंतजाम और बर्ताव किया जा रहा है। शफाफ इलेक्शन ये कट गया नहीं सब आ रही है बात, कट गई लाइन जी मैं ये कह रहा हूं। और फिर देखिए यहां पर पंजाब में यानी सिपाही तक और एक हवालदार तक, एक यानी एसएचओ तक, यानी सैकड़ों हजारों लोगों को तब्दील कर दिया गया है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन क्या सिंध में ऐसा हुआ, क्या बलूचिस्तान में ऐसा हुआ, क्या केपीके में ऐसा हुआ? तो नजर ये आ रहा है कि तीनों सूबों में हालात वही हैं और उसी तरह मामला चल रहे जो माजी में थे, और वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ वही है और बड़ी जो अहम जो डिपार्टमेंट है वफाक के सेक्रेटरीज वही बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और तमाम लोग वही बैठे हैं। पंजाब में हमें उससे कतन कोई इतराज नहीं कि पंजाब में हजारों लोगों को क्यों तब्दील किया गया। अगर फेयर इलेक्शन के लिए तो हमें कोई एतराज नहीं है कतन, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन पंजाब में होने हैं, बाकी पाकिस्तान के 3 सूबों में इलेक्शन नहीं होने? ये है वो मामला जो खबरें आ रही है मामला कि आपकी सिक्योरिटी पर बहुत सैकड़ों अफराद मामूर थे और आपके खानदान के दूसरे लोगों पर भी, और वापस नहीं हो रहे, इसमें कहां तक सदाकत है? देखिए बात यह है कि मैं इसका भी मैं जवाब देता हूं, लेकिन मेरी पहली बात का अगर आप मुकम्मल मुझे अगर आप इजाजत दें मुकम्मल कर लूं। कहने का मकसद यह है कि आप शामी साहब इस बात को आप दिल से तस्लीम करेंगे कि ये जो तब्दीलियां सिपाही तक जो बदले गए पंजाब में, ये बाकी सूबों में भी होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है? मुझे इसका कुछ जवाब देना इस बात का। क्या इलेक्शन जो है वो शफाफ इलेक्शन सिर्फ पंजाब में मकसद है और बाकी इसका मतलब कि बाकी सूबों में गैर शफाफ इलेक्शन होने हैं? ये शामी साहब ये चीजें जो हैं ये छुपते हुए सवाल आते हैं जिनका जवाब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को देना है, वजीर दाखिला के बारे में आप क्या कहते हैं? को देना है। निगरान वजीर दाखिला के बारे में क्या कहते हैं जो आपकी पार्टी के उम्मीद बल्कि आप हमायत कर रहे हैं अला ऐलान? नहीं, उन्होंने अगर ऐलान किया है तो जो कायदे कानून की बात है उसको फॉलो करें। मुझे बताएं कि उनको तो लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन ने कि उनको कि भी अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को और गिला किया। क्या जो इनके इलेक्शन कमीशन के जो फैसलों की धज्जियां उड़ाई गई उनके बारे में कोई नोटिस लिया गया? मैंने आपको ये मिसाल फिर मैं दे रहा हूं, दोहरा रहा हूं, क्या चीफ सेक्रेटरी सिंध के बारे में ऑर्डर दिए गए इनको बदला जाए? क्या उसके ऊपर क्या अमल हुआ और क्या एक्शन हुआ उसके ऊपर? तो मेरे साहब मैं दूसरा सवाल था जो सिक्योरिटी का, दूसरा सवाल जो है सिक्योरिटी का। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अपने यहां पर एक नहीं यानी दर्जनों मिसालें ऐसी हैं जहां पर जो सिक्योरिटी मुझे या मियां नवाज शरीफ को जो अवेलेबल है उससे ज्यादा वहां पर अवेलेबल है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आपने चूंकि सवाल मेरे बारे में किया या मियां नवाज शरीफ के बारे में किया या मेरे अजीजों के बारे में किया है, तो उसका मैं आपको ये बड़ा वाज़ेह जवाब दे रहा हूं कि मैंने खुद हुकूमत पंजाब को ये पैगाम दिया है कि मेहरबानी करें, हमें कतन कोई इस हवाले से कोई हमें
कोई सवाल नहीं हमने उठने देने, कोई तनकीद नहीं होने देनी। आप जितनी आप सिक्योरिटी जो हमारे हम अवेलेबल है, जितनी आप मुनासिब समझते हैं आप विड्रॉ कर लें। ये मैंने बाकायदा उनको कन्वे कर दिया है। लेकिन मैं यहां पर आपको ये कहना चाहता हूं कि जो ये बात, ये वो लिखारी नहीं है जो कि जेन्युइन वो लिखारी हैं, ये किराए के टट्टू हैं। अगर उन्होंने मेरे और मियां नवाज शरीफ की बात की है, जिन्होंने लिखा है, तो बाकी वो तमाम लोग जिनको हमारे बराबर सिक्योरिटी मुहैया या हमसे ज्यादा मुहैया है, उनका तो नाम किसी ने नहीं लिया। ठीक जी, जमात इस्लामी के बारे में इनसे पूछ लें। मेरा ख्याल है शामी साहब कि जमात इस्लामी, ये सब ये जमात इस्लामी के शामी साथ शामी साहब, अब आपने मेरी बात को आगे बढ़ाया नहीं। मेरी बात को नहीं, मैंने आपकी बात जो मैंने समझा कि आपकी बात पहुंच गई, जवाब आ गया आपका। जमात इस्लामी के बारे में भी मियां साहब कुछ फरमा दें। अब अगर आप इजाजत दें तो एक माफ कीजिए, मैं जेन्युइन और जो आप जैसे जो लिखारी भी हैं और एंकर्स भी हैं, बेपनाह एहतराम करता हूं, मगर किराए के टट्टुओं के मेरे दिल में कोई एहतराम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब किराए के टट्टुओं का कहीं भी कोई एहतराम नहीं है जी। ये सब ये फरमाएं कि जमात इस्लामी के साथ और कोई मामला क्यों नहीं हो सका, ये क्यों टूट गई गुफ्तगू? ये बात चल रही है, अपना दोनों तरफ से बात चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई बात सिरे चढ़े और कोई मस्बत इसके नताइज निकले। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी के साथ हमारा अपना इलेक्शन इंतजाम हो और हमें बड़ी खुशी होगी कि वो हमारे साथ मिलकर इलेक्शन अभी तक बात टूटी नहीं है, अभी तक बात टूटी नहीं टूटी, लेकिन मुश्किलात है, लेकिन टूटी नहीं है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका मियां शहबाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बता रहे थे बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में और दीगर सियासी सूरत हाल के बारे में। शामी साहब, जमात इस्लामी के बारे में वो जो तासुर था कि दूर दूर हो गए, ये तो कुछ और बात हो रही है। मुश्किलात तो हैं मगर टूटी नहीं है, ये अच्छा। टूट के जुड़ रही है, जुड़ के टूट रही है। लेकिन कल मुझे एक खबर मिली शामी साहब के नीचे जो कारकुन हैं वो अब तैयारियों में मसरूफ हैं अपने इलेक्शन में, तराजू वराजू उठा के। हाँ, मुझे तो जो लोगों से गुफ्तगू हुई है जी, वो यही है कि मामला जो है ये टूट गया है, खत्म हो गया है। लेकिन बहरहाल अगर लीडरशिप जो है चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से टेंशन कम हो और कोई एडजस्टमेंट हो जाए, तो बात फिर शुरू हो सकती है, शुरू हो गई होगी शायद। लेकिन शाम साहब, जो उधर जमात इस्लामी की तरफ से कहा जा रहा है कि लिस्ट बहुत लंबी है मुतालबात की। नहीं, लिस्ट लंबी नहीं है कोई, उनका 13 अरकान कौमी असम्बली के हैं और 26 जो है सूबाई असम्बली के हैं। ये उन्होंने ये फहरिस्त पेश की थी और इसमें भी मौजूद था कि भाई इसमें गिव एंड टेक हो सकता है, अपना अपना नुक्ता नजर बयान किया जाए, बैत तमीज़ की जाए। तो असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास भी उम्मीदवारों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है, हजारों दरखास्तें हैं और फिर उनसे निपटना एक एक हल्के पे कई लोग हैं। फिर ये जो आज आप रिजल्ट लेके मुश्किल सूरत हाल है ना, जो रिजल्ट आया है तो उसकी वजह से हजूम भी ज्यादा है। लेकिन हमारा फिर भी जो हमारी लीडरशिप है उसका काम यह है कि मामलात को संभाले, मामलात को बिगाड़े नहीं। और 2-4 सीटों के लिए ये कोई मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए कि तलखी पैदा हो जाए। और ये मशवरा जमात इस्लामी के लिए, दोनों के लिए, अच्छा, जमात इस्लामी के लिए भी है जी, कि जमात इस्लामी को भी समझना चाहिए कि उनका तना इलेक्शन लड़ना जो है वो कोई ज्यादा मुफीद साबित नहीं होगा। और मुस्लिम लीग नून को समझना चाहिए कि बहुत कम देकर बहुत ज्यादा लिया जा सकता है। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब ने अभी कुछ फिगर्स दिए थे कि जिसमें 493 खवातीन थी। शामी साहब, उसमें फ़ोन आना शुरू हो गए और बाज़ फ़ोन तो वो जो कहते हैं ना 1000 के बराबर है, बड़े इस तरह के फ़ोन भी, बड़े बड़े फ़ोन आ गए। भाई ये पीपल्स पार्टी को 5 वोट क्यों मिले? जी जनाब, मैंने तो ये कहा कि वहां बच्चियों ने ये ऐलान किया, अब ना मैंने वोट डाला ना मैंने गिने और उन्होंने जो कुछ कहा। वैसे पीपल्स पार्टी जो है ना उसकी हमायत खासी छुपी हुई होती है। अच्छा, जब 1970 का इंतखाब हो रहा था ना, उस वक्त भी बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, हंगामों में सब दूसरे लोग छाए हुए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह तेल जमीन में छुपा हुआ होता है, अच्छा, ये जो पिसे हुए तबकात है ना, मतलब माली हैं, अपना आपके ड्राइवर हैं, खनसामे हैं, खादमाएं हैं, ये जो सारे, इनकी भी तो बड़ी तादाद है ना। बिल्कुल। तो ये किसी न किसी दर्जे में, किसी न अपने दिल के किसी न किसी कोने में अब भी पीपल्स पार्टी का कुछ ना कुछ दर्द रखते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं उस जमाने 1970 में भी मैं जब साहिवाल गया अपने घर,
तो बैनर और पोस्टर सारे जो थे वो हम जमात इस्लामी के थे, मुस्लिम लीग के थे, दूसरी जमातों के थे। अच्छा, लेकिन जब वोट निकले तो वोट में पीपल्स पार्टी जीत गई और बाकी सारे हार गए। यानी ये सिर्फ लाहौर कॉलेज तक मसला नहीं है, अब जब फैलेगा पीपल्स पार्टी का एक वोट तो पोशीदा है, अब शहरों में कम हो गया हो, गांव के अंदर मौजूद हो, और ये कोई आप इस अंदाजा लगाना मुश्किल है। जी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसकी कैंपेन भी तो अभी शुरू नहीं हुई ना प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। शामी साहब, ऐसे इस इलेक्शन में जो आप ऐसे छोटा सा ये जो आप नमूना बता रहे थे, मैं हिसाब लगा रहा था 493 में से 482 वोट हैं तो उसमें PMLN और PTI के हैं, यानी इकट्ठे कर लें तो मुकाबले की फिजा इन दोनों में है, इन दोनों में जी, कम से कम लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज भाई उससे बाहर निकल जाए तो पीपल्स पार्टी भी तलाश की जा सकती है, वहां के लॉन्स में, वहां की कैंटीन में, बिल्कुल वहां की गाड़ियों में छुपी हुई तो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो है वो दिल बर्दाश्ता ना हो। अच्छा शामी साहब, जो हम बात कर रहे थे PMLN और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तो इत्तेहाद नहीं हो सका, लेकिन बड़ी ह्यूज एडजस्टमेंट कहा जा रहा है, सबसे बड़ी एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो गई। हाँ, उन्होंने कोई 5-7 नशिस्तें रह गई हैं जी, बाकी सारी नशिस्तों पर उनका इत्तेहाद हो गया है, जी। यानी मुफाहमत हो गई है, तय पा गया किसने, मुस्लिम लीग काफ ने कहाँ लड़ना है और पीपल्स पार्टी ने कहाँ लड़ना है। अगर ये मामला ये छोटे लीडरों पर छोड़ दिया जाता पार्टियों के तो शायद इस तरह हल ना हो पाता। अच्छा, इसमें जरदारी साहब ने इंटरवीन किया है, ठीक और है, देखिए वो तो मुफाहमत की अपनी दास्तान रखते हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने अब ये इत्तेहाद टूटने से बचाया है। ठीक है। और अब ये 5 या 7 सीटें, मेरी चौधरी शुजात साहब से बात हो रही है, 6 कौमी है शाम साहब और नहीं, 14 सूबाई कह रहे हैं। उन्होंने कहा अभी मैं इसकी डिटेल नहीं दे सकता, अच्छा, अभी लोगों ने अंदाजे से छाप दी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये मसलन खुसरो बख्तियार के बारे सीट के बारे में आ गया कि वो भी ओपन छोड़ दी गई है, वो कहते हैं अभी तक वो ओपन नहीं छोड़ी गई। अच्छा, लेकिन एक बड़ी मुसीबत यह है ना कि जिस आदमी की सीट आप लेंगे वो आज़ाद खड़ा हो जाएगा होना तो मेरे तो राय ये थी कि जब पार्टियां उम्मीदवारों से दरखास्तें मांगती हैं तो साथ ही एक हलफनामा भी मांगा करें, एफिडेविट, जिसमें वो इकरार करे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं आज़ाद खड़ा नहीं होऊंगा और उस शख्स की सपोर्ट करूंगा जो कि जिसको टिकट दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो हलफनामा मौजूद हो और फिर वो शख्स खड़ा हो जाए तो फिर उसके इंतखाब को चैलेंज किया जा सकता है, कैंडिडेचर को चैलेंज किया कि ये सादक और अमीन नहीं रहा। ठीक है, ठीक है ना, वो या वो उस तरह कर लें जैसे पीपल्स पार्टी ने वीडियोस बना ली थी। हाँ, तो मतलब उसको कर एक चेक हो सकता है। जी। अब जिस आदमी को, अब ये पार्टियां खासतौर पर जो मुस्लिम लीग काफ है उसमें तो क्योंकि बड़े बड़े जनाब मोटे मोटे उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल्स की पार्टी है, तो वो तो जिसको टिकट नहीं मिलता वो मैं आज़ाद खड़ा हो जाऊंगा। तो बहरहाल अभी कई सीटें ओपन होंगी और यही एक तरीका है, जहां आप मसालियत ना कर सके उसे ओपन कर दे। अगर PTI भी ये सीख लेती तो उसके यहाँ जो झगड़े पैदा हुए हैं खासतौर पर जो मियांवाली में, उसे ओपन कर दिया जाता सीट को। हाँ, तो शाम साहब वो जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी एडजस्टमेंट, इससे बड़ी एडजस्टमेंट कभी नहीं हुई, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये कहना तो मेरा ख्याल तारीख के साथ इंसाफ नहीं होगा। अच्छा, ये पहला जो इलेक्शन लड़ा ना एक मुत्तहिदा महाज ने लड़ा पाकिस्तान में, वो 1954 का इलेक्शन था जो मशरकी बंगाल में लड़ा गया, जिसे बाद में मशरकी पाकिस्तान कहते हैं। वो जुक्तु फ्रंट बना था, कई पार्टियों का इत्तेहाद था मुस्लिम लीग की हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, और एक हर सीट पर एक आदमी खड़ा किया और मुस्लिम लीग को शिकस्त फाश दे दी। 9 अरकान सिर्फ मुंतखब हुए मुस्लिम लीग के। अच्छा, और वो पार्लिमानी पार्टी की शर्त यह थी उस वक्त कि 10 आदमी होंगे तो आपको पार्टी का स्टेटस मिलेगा असेंबली में। तो मुस्लिम लीग के 9 अरकान थे जो हुकूमत में थी, नूरुल अमीन जिसके सरबराह थे, 9 अरकान थे और पार्टी नहीं कहला सकती थी। तो फजलुल कादिर चौधरी जिनको मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दिया था और वो आज़ाद खड़े हुए थे और जीत गए थे, उन्होंने फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली दोबारा। अच्छा। और इस तरह 10 अरकान बने और मुस्लिम लीग को यानी असेंबली के अंदर पार्टी का स्टेटस मिला। अच्छा, हाँ, तो ये सूरत हुई। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में भी आप ये जो हमारा IGI थी, इसमें तकसीम हो गई सीटें, कोई तनाज़ा नहीं हुआ। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में जो बना था, बिल्कुल उससे पहले आप देखें PNA जो थी, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बना था, उसमें कोई मामला नहीं हुआ। अच्छा, उसमें सीट एडजस्टमेंट हो गई और हर पार्टी को सीटें एलोकेट कर दी गई, एक सीट पर एक आदमी खड़ा कर दिया गया। ठीक। तो अब यह है कि नॉर्मल हालात में ऐसा मुश्किल हो जाता है, मगर मुस्लिम लीग क्यू और पीपल्स पार्टी के सामने
क्योंकि एक बड़ा दुश्मन है, वो कौन है? मुस्लिम लीग है ना। अच्छा तो ठीक अब है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते छोटी छोटी दुश्मनियां, ठीक है। इसलिए उन्होंने, हाँ ये बात जरूर है, जब कोई बड़ा दुश्मन सामने होता है या बड़ा मुखालिफ सामने होता है तो फिर पार्टियों में एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे भुट्टो साहब के मुखालिफों में हो गई, जैसे बेनजीर भुट्टो के मुखालिफों में हो गई, अच्छा, इसी तरीके से नवाज शरीफ के मुखालिफों में भी हो गई। यानी गोया तारीख में मुस्लिम लीग के खिलाफ ये दूसरा इत्तेहाद है। मुस्लिम लीग के खिलाफ, यानी आप कह रहे हैं बंगाल में एक दफा बंगाल में पहला इत्तेहाद तो हुआ ही होता, अच्छा, जिसने पाकिस्तानी सियासत का नक्शा बदल दिया। उसमें सोहरावर्दी और मौलवी फजलुल हक और मौलाना बाशानी सब मुत्तहिद हो गए। ठीक, तमाम जमातें, अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी से थी या कोई और पार्टी थी, क्या नाम था उस वक्त बाशानी साहब की पार्टी, मेरा ख्याल अवामी लीग में थे उस वक्त, अवामी लीग और कृषक इस्लामिक पार्टी थी, इसकी जनाब किसान मजदूर पार्टी यानी मौलवी फजलुल हक की। तो बाशानी, फजलुल हक, सोहरावर्दी सब इकट्ठे और मुस्लिम लीग का धर्म तख्ता। ठीक है। शामी साहब, एमएमए की कोई बहाली के इम्कान पैदा हो सकते हैं जब देखिए, मुस्लिम लीग का से जमात इस्लामी नहीं मौलाना मिल पा फजलुर रही? रहमान जो हैं जी, उनको भी मुस्लिम लीग नून से कुछ नहीं मिला। अच्छा, उनके भी बड़ी कुर्बत के चर्चे हो रहे थे, बिल्कुल, लेकिन वो भी दरवाजे खुले रख के बैठे रहे और कोई नहीं आया। ठीक है। आवाज शायद यही आई कि अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक, वो अपने आप को लेके बैठे हुए हैं। और मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो अपनी जगह बैठे हुए हैं। अब अगर ये दोनों मिल जाते या आपस में न लड़ते तो कम से कम ये जो सूबर खैबर पीके है जी, उसमें तो इनकी एक ताकत होती ना, बिल्कुल, और उसको मनवाते और फिर किसी दूसरे के साथ एडजस्टमेंट भी आसान होती। और यहाँ भी हमारी जेयूपी जो कारी जवाहर बहादुर साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे, अच्छा, क्योंकि हमने 280 सीटों पर अपने बंदे खड़े कर दिए मुल्क भर में। बहुत खूब, कोई कौमी सीटों पे कुछ भाई 2-4 वोट तो ले ही मरेंगे ना। तो कहना कई जगह मजबूत उम्मीदवार भी हैं, ठीक है। जहाँ पीरों का गढ़ है जी, और जनाब जहाँ मुरीद बड़े ज्यादा तादाद में मौजूद है। तो जमीयतुल उलमा पाकिस्तान की भी अपनी पॉकेट्स है। तो अब ये मजहबी वोट जो है एमएमए ने इकट्ठा कर दिया था, ठीक, इससे उनकी हुकूमत भी बनी अपना खैबर पीके में, और जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी मौलाना फजलुर रहमान बने। लेकिन फिर जो आपस में लड़ाई हुई है, काजी हुसैन अहमद साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब गुत्थम गुत्था हो गए। अब मुनव्वर हसन साहब भी नियाबत कर रहे हैं काजी साहब की, और वो भी जनाब अगरचे वो मुश्ते खाक हैं मगर हम ब्रेक ले लेते हैं शामी साहब। वक्त हो गया एक वक्फे का। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे और कुछ दूसरी गुफ्तगू भी करेंगे। आप देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, 40% इजाफा हो गया पाकिस्तान को जो अमरीकी इमदाद मिलती है सालाना। तो भाई 1 अरब डॉलर होगी तो एक अरब 40 करोड़ डॉलर हो जाएगी जी, मैं कहूँ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। हाँ। तो वो तो देखिए अमेरिका की अपनी ज़रूरियात हैं, यहाँ से उन्हें असला वापस ले जाना है, फौजी वापस जाने हैं। अगर वो सोवियत यूनियन के या सेंट्रल एशिया के रास्ते जाएं, और यूरोप के रास्ते बहुत लंबा पड़ता है रास्ता और उनको कई बिलियन डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अगर थोड़े बहुत हमारे बढ़ा दें तो यहाँ से गुजरते रहेंगे, तो उनकी मेहरबानी है, मगर कोई देख लें हिसाब किताब से बढ़ाएं। ठीक है, यानी 40% में हम राजी नहीं है। नहीं, हम तो हर चीज़ पर राजी हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ उसने ताउन तो किया है ना कई मुश्किल मुकामात पर, और अभी मुश्किल मरहला अमेरिका का है। असला भी वापस लेके जाना है, फौजी भी वापस लेके जाने हैं। तो अब वो उनको कहें जरा भाई फराख दिली से बढ़ाएं, कुछ बढ़ाना है तो। ठीक है। वैसे तो यहाँ जो देखिए जो पंजाब की हुकूमत थी हमारी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा हम इमदाद नहीं लेंगे अमेरिका की। अगयार कहा करते थे, अगयार। तो वो मुझे एक अमेरिकी सफारतकार ने कहा कि भाई आपकी हुकूमत जो कहती है कि हम इमदाद नहीं लेंगे, तो उससे ये तो पूछे कि अगर हमारी इमदाद मिलती है, हम स्कूलों को और दूसरे सोशल सेक्टर में इमदाद दे रहे थे, और उससे कोई तकरीबन आपको कोई लगभग समझे कि 40-45 अरब रुपया मिलता स्कूलों को बेहतर करने के लिए। हाँ, ठीक बात। तो क्या अपने रिसोर्सेज से आपने वो पैसे वहां फराम कर दिए? ये अगर अपने रिसोर्सेज से फराम कर दिए फिर तो बात ठीक है। ठीक। तो अगर हम जो ठीक कर रहे थे, आपको दे रहे थे पैसे, स्कूलों को ठीक कर लो, और फिर आपने सीना चौड़ा करके कहा कि हम नहीं लेंगे, तो क्या आपको दाद कैसे दी जाए इस बात? शामी साहब, सवालात बहुत सारे हैं और एक सवाल बार बार है
हाँ जी। वो सवाल है कि शामी साहब पीपल्स पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन और जरदारी, एक साहब ने तो सीधा ही लिख दिया अगली बारी फिर जरदारी जी। तो वो भाई वो मुझे अभी एक स्टूडेंट है वहां, उसने भी SMS किया कि जी आपने हमारा पोल क्यों खोल दिया। पोल का अच्छा इस्तेमाल है। तो भाई पोल तो मैंने इसलिए खोल दिया कि सबके सामने हुआ था और खुफिया नहीं था। तो जरदारी साहब तो देखिए, जरदारी साहब तो देखिए जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, मुफाहमत के भी बादशाह हैं। ठीक है। और पहले तो आप मालूम है जिस तरीके से वो रिकॉर्ड वोट लेकर मुंतखब हुए थे, बिल्कुल आप भी कुछ ना कुछ चक्कर हो सकता है कि जरदारी साहब से आपकी फिर दोबारा मुलाकात हो जाए। हाँ। तो हमें इसमें देखिए, हम तो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, दस्तूर के ताबे। पहले भी जब जरदारी साहब की लोग मुखालफाना बातें करते थे तो मैंने यही हमेशा अर्ज किया कि दस्तूर के तहत उनको इलेक्ट किया गया है, दस्तूर के ताबे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर अब भी लोग उनको इलेक्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाह सरागों पर। ठीक है। तो हम तो दस्तूर के साथ हैं, लेकिन ये मर्द या औरत के साथ नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी इलेक्ट हो गई, वानों में आ जाएगी, पीपल्स पार्टी आ जाए, उसके हामी आ जाएं, उसके कोलिशन पार्टनर्स आ जाएं। देखिए अब ये तो लड़ाई है ना, अब अवाम जिसको चुनेंगे बिस्मिल्लाह। शामी साहब आरिफ साहब एक बात सुन लीजिए, ये एक मोहम्मद अजहर साहब हैं, ये जूनियर क्लर्क हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन सरगोदा में, ग्रेड 7 के। अच्छा। इन्होंने मुझे लिखा है कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने इम्तिहान दिया, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर मैं मुंतखब हुआ फूड डिपार्टमेंट ग्रेड 12 में, लेकिन मेरे महकमे ने और फूड डिपार्टमेंट ने इतनी ताखीर लगाई है और इतना मुझे रिलीव नहीं किया गया कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सका। ओए होए। और वो वक्त जो था वो हाथ से निकल गया। तो उन्होंने गुजारिश की है चीफ मिनिस्टर साहब से, जो निगरान है, वैसे निगरान वजीर आला जो है, ये खूबी की बात है, अपनी ईमेल खुद पढ़ते हैं। अच्छा। और जवाब भी देते हैं। बहुत खूब। तो ये वजीर आला में ये खूबी भी होनी चाहिए। ठीक है। तो जो आइंदा वजीर आला आए उसका कम से कम ईमेल तो पढ़े। हाँ। और लोगों से राब्ता रखे। बिल्कुल। तो अब ये जो मोहम्मद अजहर है, अगर इसकी ये मुश्किल आसान कर दी जाए तो बेचारा ग्रेड 12 की नौकरी जो है वो ज्वाइन कर ले और ब्यूरोक्रेसी से इसको निजात मिल जाए। और वैसे भी शामी साहब सरगोदा का मर्दम खेज खित्ता, आप खुद वहां से मौजूद हैं, आप पता नहीं कौन से ग्रेड में थे वहां, यहाँ आप ग्रेड होके आ गए। जब आरिफ साहब है हमारे साथ, अब आप इसका ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल जी। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप दोनों हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स जो मर्जी में आए खड़े होकर झूठ बोल देते हैं और बोलते हैं भाई इसको साबित करो। तो जो ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी आल औलाद के लिए ही कर रहे हैं। तो इनसे जिसके हाथ में भी थोड़ी सी पावर है, हमारा ये मुतालबा होना चाहिए, या हमारा ये मुतालबा है कि सब आदमी ये हल्फ उठाए कि अगर मैं कोई झूठ बोलूं, सिर्फ झूठ और बाकी कुछ नहीं, झूठ बोलूं या गलत काम करूं तो इसका खुमियाजा अल्लाह ताला या इसका वबाल मेरी आल औलाद के ऊपर डाले। क्योंकि सारी चोरी चकारी अपनी औलाद के लिए कर रहे थे। तो ये हलफ जो देगा, अभी तो इमरान खान साहब भी दावा कर रहे हैं, सब दावा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जैसे बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये हल्फ भी साथ उठा ले, फिर सारे वोट इमरान खान के। चलिए बड़ी अच्छी बात है। लो भाई जो तमाम लोग उनसे हलफ ले लिया जाए, ये तो कोई सस्ता सौदा है, बुरा नहीं है, सारे शौक उठा लेंगे। ताहिर साहब है जी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, पहले तो मैं आपकी जो पीछे टीम बैठी है कॉल मिलाने वाली, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरी कॉल मिला देते हैं। नंबर तो ये, अभी अपना शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की कि भाई किराए के टट्टू, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये अदब है और शायरों के मरहूम मिन्नत है। जमहूरियत जो 58 से लेके आज तक यहाँ पहुंची है, कितने सहाफियों ने, अदीबों ने इसके लिए कुर्बानियां दी। कोई मतलब ये जो कौम की इमामत करे उसको ये ऐसे अल्फाज दे देते किराए के। गालिबन वो हसन निसार के कालम को ज्यादा पढ़ लेते हैं जिससे वो अलर्जिक हो जाते हैं। कहते हैं जो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं गलत किस्म के, उनको उन्होंने कहा है जी। मगर आम सहाफियों के बारे में बात नहीं की। पर जहां जहां पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अच्छा ऋषभ साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बल्कि इस हफ्ते के प्रोग्राम भी खत्म हो गए। तो आइंदा मुलाकात होगी आपसे मंडे को। मंडे तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।